चलो अब स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक से। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन अ बिल रिसीवेबल इज इंडोर्स्ड बाय द ड्रॉवर व्हाट एंट्री इज पास्ड बाय द ड्रॉई। अब देखो, जब ड्रॉई बिल देता है ड्रॉवर को, ड्रॉवर के पास बिल आया, उसने एंट्री की बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई। अब अगर ड्रॉवर ने ये बिल इंडोर्स किया है तो ये बात किसको पता होगा? ड्रॉवर को पता होगा कि उसने बिल किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर दिया है। तो उसने ये बिल इंडोर्स किया होगा किसको? इंडोर्सी को। तो इंडोर्सी टू बिल्स रिसीवेबल, ये एंट्री कौन करेगा अपने बुक में? ड्रॉवर करेगा। बट क्या इस एंट्री से ड्रॉई को कोई मतलब है? नहीं। ड्रॉई को तो अल्टीमेटली बिल का पेमेंट करना है। किस बिल का? जो उसके पास बिल्स पेबल के फॉर्म में है। तो ड्रॉवी को सिर्फ इस बिल से मतलब है कि एट द एंड ऑफ द डे और ड्यू डेट पे, मैच्योरिटी डेट पे उसको इसका पेमेंट करना होगा। तो ड्रॉवी को कोई मतलब नहीं है कि ड्रॉवर ने वो बिल अपने पास रखा है, होल्ड किया है, बैंक से डिस्काउंट कराया है या किसी थर्ड पार्टी को इंडोर्स कर दिया है। अगर ड्रॉवर इंडोर्स करेगा तो एंट्री सिर्फ कौन पास करेगा? ड्रॉवर, ना कि ड्रॉवी। क्लियर? तो ड्रॉवी की बुक में क्या कोई एंट्री होगी? नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नो एंट्री एट ऑल। क्लियर? नेक्स्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वॉज इनैक्टेड इन द ईयर, सबको पता है 1881। नेक्स्ट, द डेटर ऑन हुम अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन इज कॉल्ड, हमने पहले भी बताया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज में ये जो दो पार्टी होती है, पहली होती है सेलर और दूसरी होती है बायर। इसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर और इसको बोलते हैं डेटर। क्योंकि अगर बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेलर कौन है? क्रेडिटर। और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बायर कौन है? डेटर। तो क्वेश्चन में कह रहा है द डेटर ऑन हुम अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन, और हमें ये भी पता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा कौन बनाता है? सेलर बनाता है। किसके लिए बनाता है? बायर के लिए। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ड्रॉवी, दैट इज बायर। क्लियर? क्योंकि हमेशा ये चीज़ याद रखना कि बिल ऑफ एक्सचेंज में जो बिल है वो कौन बनाता है? सेलर बनाता है। और किसके लिए बनाता है? बायर के लिए। नेक्स्ट, डैश इज अ डेट ऑन विच अ बिल फॉल्स ड्यू फॉर पेमेंट। फॉल्स नहीं होगा, फॉल ड्यू फॉर पेमेंट होगा कि पेमेंट के लिए जिस दिन उसकी ड्यू डेट आ जाती है उसको हम क्या कहते हैं? मैच्योरिटी डेट। नेक्स्ट, X draws a trade bill of 25,000 for 6 months on Y. After holding the bill for 1.5 months, X discounts the bill with bank at the rate 10% per annum. The amount of discount on bill is. अब देखो, जब भी हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना होता है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? बिल कितने महीने का है? 6 महीने का। हमने कितने मंथ होल्ड किया? 1.5 मंथ। इसका मतलब बैंक ने हमें कितने महीने पहले पैसे दिया है? 4.5 मंथ। तो बैंक हमसे जो डिस्काउंट चार्ज करेगी वो कितने मंथ के लिए होगा? 4.5 मंथ के लिए। क्यों? क्योंकि उसने उतने महीने पहले हमें पैसे अरेंज करके दिए हैं। तो सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे? 25,000, 10% पर एनम है, 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 12। क्योंकि ये जो डिस्काउंट होगा 10% का, ये कितने महीने के लिए होगा? 4.5 मंथ्स के लिए। क्योंकि हमें पैसे कितने महीने पहले मिले? 4.5 मंथ्स। तो उसको कैलकुलेट करने पे आंसर आएगा 937.5, जिसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 938। क्लियर? नेक्स्ट, अ प्रोमिसरी नोट कंटेन्स एंड डैश टू पे। अगर हम बात करें प्रोमिसरी नोट की तो अंडरटेकिंग और प्रॉमिस, बेसिकली उसमें प्रॉमिस होता है कि हम आपको इतना पेमेंट करेंगे इतने दिन बाद। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? प्रॉमिस करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ डैश ऑफ इंडेटनेस ऑफ द परचेजर ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट। अब देखो, जब हम उधार पे गुड्स खरीदते बेचते हैं तो कुछ ना कुछ हमें प्रूफ चाहिए, सबूत चाहिए, जिससे ये चीज़ क्लियर हो सके कि हाँ यहाँ पे क्रेडिट पे गुड्स परचेज सेल हुआ है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? काइंड ऑफ प्रूफ, जिसको हम कंक्लूसिव प्रूफ भी बोल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कंक्लूसिव प्रूफ। नेक्स्ट, अमाउंट ऑर्डर टू बी पेड बाय द ड्रॉवर इन अ बिल मस्ट बी। अब देखो, जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है ना, उसमें अगर हमने लिखा है कि 2000 का पेमेंट होगा तो 2000 बिल्कुल सर्टेन होना चाहिए और अनकंडीशनल। मतलब ऐसे नहीं लिख सकते कि 2000 से लेके 5000 तक आपको कुछ पेमेंट करना है और वो भी कोई इफ एंड बट की कंडीशन हो। नहीं, जब भी हम बिल में लिखते हैं कि आपको पेमेंट करना है तो एक तो आपको अमाउंट को लेकर के सर्टेन होना होता है और बिल्कुल अनकंडीशनल। अनकंडीशनल मतलब जब ड्यू डेट आएगी तो आपको पेमेंट करना होगा। आप उसमें किसी भी तरह का कोई कंडीशन नहीं रख सकते कि आप फर्दर मेरे को गुड सेल करो तो ही हम आपको ये पेमेंट क्लियर करेंगे। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर्टेन एंड अनकंडीशनल।
नेक्स्ट, रिन्यूअल ऑफ अ बिल इंक्लूड्स इंटरेस्ट फॉर द डैश पीरियड। अब देखो, रिन्यूअल ऑफ अ बिल मतलब क्या होता है कि जब बायर के पास, दैट इज ड्रॉई के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी नहीं होता, तो वो ड्रॉवर से ये कहता है कि ऐसा है कि आप बिल को, जिसकी ड्यू डेट आने वाली है या जो हमारे पास ऑलरेडी बिल बना हुआ है, उसको आप प्लीज़ एक्सटेंड कर दो फॉर 2-3 मंथ्स। क्यों? क्योंकि ड्रॉई को पता होता है कि अगर हम उतना एक्सटेंशन करा ले तो हमारे पास पैसा आ जाएगा। अदरवाइज होगा क्या कि जो फर्स्ट बिल ड्रॉ हुआ है उसकी जब ड्यू डेट आने वाली होगी तो उस टाइम तक अगर ड्रॉई के पास पैसा नहीं होगा, अल्टीमेटली वो उसका पेमेंट नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो एडवांस पे क्या कराता है कि इस बिल को एक्सटेंड करा लेता है। ड्रॉई ड्रॉर को ये चीज़ बोल सकता है कि आप हमसे 2-3 महीने बाद इसका पैसा ले लो। तो ये जो आप एक्सटेंशन करा रहे हो इसी पीरियड के लिए ड्रॉई क्या पे करेगा? इंटरेस्ट पे करेगा। किसको? ड्रॉवर को। क्योंकि ड्रॉवर अगर मान रहा है, लेट्स से पेमेंट जो है वो मिलनी थी सितंबर में और ड्रॉई कह रहा है कि आप नया बिल बनाओ, उसका पेमेंट हम आपको करेंगे दिसंबर में, तो ड्रॉवी को तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ड्रॉवर ये कब मानेगा कि चलो ठीक है सितंबर में आप पैसा ना दे करके दिसंबर में देना, तब जब उसको इतने टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब अगर हम अब उसको 3 महीने का इंटरेस्ट पे कर दें तो वो मान जाएगा। क्लियर? तो कह रहा है रिन्यूअल ऑफ अ बिल इंक्लूड्स इंटरेस्ट फॉर द डैश पीरियड। तो ये जितना महीना एक्सटेंड हुआ इसी के लिए तो आप इंटरेस्ट देते हो, है ना? तो आंसर होगा एक्सटेंडेड पीरियड। जो पुराना बिल था वो जिस डेट से था वहां से आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। आपने जितने महीने डिले करना है बस आप उतने महीने का इंटरेस्ट पे करो, दैट इज फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। नेक्स्ट, when the drawer discount the bill with bank before maturity, the drawee passes dash entry in his books। ड्रॉई कभी भी कोई एंट्री पास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ड्रॉई को सिर्फ किससे मतलब होता है कि ड्यू डेट पे जब वो पेमेंट करता है सिर्फ तब वो एंट्री करता है। उसके पहले ड्रॉवर अपने पास बिल रखे, बिल से बैंक से डिस्काउंट करा ले या वो इंडोर्स कर दे, इससे ड्रॉई को कोई फर्क नहीं पड़ता और ड्रॉई अपने बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं करेगा। नेक्स्ट, रिबेट इज गिवन इन केस ऑफ डैश ऑफ अ बिल। अब देखो रिबेट कब दिया जाता है? रिबेट मतलब अ काइंड ऑफ डिस्काउंट। ये तब दिया जाता है ड्रॉवी को जब ड्रॉवी एडवांस में पेमेंट कर दे, जब ड्रॉवी बिफोर ड्यू डेट पेमेंट कर दे तो उस केस में ड्रॉई को क्या मिलेगा? कुछ फायदा मिलेगा, उसको हम कहते हैं डिस्काउंट। जैसे अगर मान लो बिल 1000 का है तो ड्रॉई बोलेगा कि अरे हम आपको 1 महीने पहले पे कर रहे हैं तो आप कम से कम कुछ तो छूट दो। उस छूट को हम क्या कहते हैं? रिबेट। क्लियर? और डिस्काउंट। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। रिटायरमेंट ऑफ अ बिल मतलब जहां ड्यू डेट के पहले या मैच्योरिटी डेट के पहले ही ड्रॉई पेमेंट कर देता है तो वहां पे ड्रॉई को बेनिफिट मिलता है, जिसको हम कहते हैं रिबेट और डिस्काउंट। एंड दूसरी चीज एक होती है रेनुअल। रेनुअल तब होता है जब ड्रॉई पेमेंट ना कर पाए तो ड्रॉई ड्यू डेट को एक्सटेंड करा लेता है एंड फर्दर वो उस ड्यू डेट के लिए क्या पे करेगा? इंटरेस्ट, क्योंकि वहां पे ड्रॉई का नुकसान होता है, रीजन बीइंग वो लेट पेमेंट कर रहा है। क्लियर? तो अगर वो अर्ली पेमेंट करेगा तो उसको रिबेट मिलेगा और वो लेट पेमेंट करेगा तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बस ये है कि पहले प्रोसेस को हम कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ बिल और दूसरे प्रोसेस को हम कहते हैं रेन्यूअल ऑफ अ बिल। तो रिबेट कहाँ मिलेगा? रिटायरमेंट में। क्लियर? नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट इज अ डैश अकाउंट। हम सबको पता है कि बिल रिसीवेबल क्या है? असेट है। और अगर असेट है बट स्टिल ये रियल अकाउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बिल रिसीवेबल किसी ना किसी पर्सन के नेम पे होता है तो उस केस में वो क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट। ठीक वैसे ही जैसे कि डेटर पर्सनल अकाउंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ डैश इंस्ट्रूमेंट। अब अगर हम बात करें बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तो बट ऑब्वियसली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि जब ड्रॉवर को बिल मिलता है तो वो बिल वो बैंक से डिस्काउंट भी करा सकता है और इंडोर्स भी कर सकता है। तो इसका मतलब वो इजीली ट्रांसफरेबल है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट, द कैश अलाउंस प्रोवाइडेड बाय द ड्रॉवर टू द ड्रॉई फॉर द प्री पेमेंट ऑफ द बिल इज नोन एज। अब देखो यही चीज अभी हम ऊपर भी बताए हैं कि अगर आपने ड्यू डेट के पहले पेमेंट कर दिया, अगर आपने ड्यू डेट के पहले पेमेंट कर दिया, प्री पेमेंट मतलब क्या? बिफोर ड्यू डेट, कि अगर हमने ड्यू डेट के पहले पेमेंट किया है तो बट ऑब्वियस हमें दैट इज ड्रॉई को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा और उस बेनिफिट को हम क्या बोलते हैं? आइदर रिबेट और डिस्काउंट। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिबेट।
एंड लास्ट, M sold goods worth 50,000 to N on 1/1/2015 and immediately accepted a 3-month bills on due date and requested that the bill be renewed for a fresh period of 3 months and agrees to pay interest at the rate 18% per annum in cash. अब ये पूछ रहा है कि आप इंटरेस्ट कितना पे करोगे, तो ये तो हमें पता है कि 18% आप किस पे करने वाले हो, 50,000 पे, मतलब 50,000 पे आपको 18% का पेमेंट करना है। पर ये आप कितने महीने के लिए पे करोगे, जितने महीने के लिए आपने एक्सटेंशन कराया है, और आपने रेनुअल कितने महीने के लिए कराया है, 3 महीने के लिए, तो आपको इंटरेस्ट भी कितने महीने के लिए देना होगा, 3 मंथ्स के लिए। क्लियर? तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2250, जो कि देखो आंसर दिया है 2250। बस इतना ध्यान रखना कि ये पहले से ऑलरेडी 3 महीने का बिल था और हमने एक्सटेंशन भी 3 महीने का कराया है, तो यहाँ पे आप लोग 6 मंथ्स मत ले लेना, क्योंकि जब भी बात होती है इंटरेस्ट की, जब हम लोग रेनुअल कराते हैं बिल का, उस केस में जो इंटरेस्ट का पेमेंट होता है वो कितने महीने के लिए होता है, फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, दैट इज फॉर 3 मंथ्स। यहाँ पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। क्लियर? आप देखेंगे ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओरल बिल ऑफ एक्सचेंज इज ऑल्सो वैलिड। नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौन सा चलता है, रिटन चलता है। अगर ओरल बिल ऑफ एक्सचेंज है तो उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होगी एंड फ्यूचर में आप उसको प्रूफ नहीं कर पाओगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रिटन बिल ऑफ एक्सचेंज इज ऑल्सो वैलिड। एंड अगर ओरल पूछा है तो आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स कैन ड्रॉ अ बिल ऑन डेटर्स। अभी हम इतनी देर से यही बता रहे हैं कि दो पार्टी होती है, सेलर एंड बायर। सेलर होती है क्रेडिटर और बायर कौन होता है, डेटर। तो यही तो बिल ड्रॉ करता है बायर पे, तो आंसर क्या होगा, ट्रू। क्योंकि बिल कौन ड्रॉ करता है, ड्रॉवर। किस पे, ड्रॉई पे। और यही चीज यहाँ पूछा है घुमा के कि क्या क्रेडिटर बिल ड्रॉ कर सकता है डेटर पे, हाँ कर सकता है, वही तो करता ही है बिल ड्रॉ। नेक्स्ट, बैंक विल ड्रॉ अ बिल ऑन कस्टमर एट द टाइम ऑफ ओवरड्राफ्ट। अब देखो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओडी फैसिलिटी तब मिलती है जब आपका करंट अकाउंट होता है। जब कस्टमर का करंट अकाउंट होता है ना, तो उसको ये परमिशन दी जाती है कि जितना पैसा उसके अकाउंट में है, अगर वो चाहे तो वो उससे ज़्यादा विड्रॉ कर सकता है। बट क्या इस फैसिलिटी के लिए जो 40,000 एक्स्ट्रा उसने विड्रॉ किया है, क्या इसके लिए बैंक कोई बिल बना सकता है? नहीं। बिल ऑफ एक्सचेंज किस तरह का बिल होता है, बेसिकली वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए होता है। जब कोई परचेज या सेल होती है किसकी, गुड्स की, सिर्फ और सिर्फ तभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे तो बेसिकली क्रेडिट लेने के लिए बिल ड्रॉ करने की बात हो रही है, तो आंसर क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट, रिटायरमेंट ऑफ अ बिल मीन्स सेंडिंग द बिल फॉर कलेक्शन। नहीं, रिटायरमेंट ऑफ अ बिल मतलब जब आप बिफोर ड्यू डेट, जहां पे ड्रॉई बिफोर ड्यू डेट पेमेंट करने की बात करता है, तो उसको हम कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल, तो आंसर क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट, अ पर्सन बाय हुम द बिल इज इंडोर्स्ड इज कॉल्ड इंडोर्सर। ये ऊपर भी बताया था कि अगर हम बात करते हैं बिल की, तो जो पर्सन इंडोर्स कर रहा है उसको इंडोर्सर बोलते हैं, और जिसको इंडोर्स कर रहा है उसको हम कहते हैं इंडोर्सी, तो आंसर क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट, फॉरेन ट्रेड इज फैसिलिटेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ट्रू, क्योंकि फॉरेन ट्रेड है तो वो फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू तो हो ही सकता है ना। नेक्स्ट, इफ द बिल इज असाइंड बाय द ड्रॉवर इट इज इनवैलिड। नहीं, अगर ड्रॉवर ने बिल असाइंड किया है तो बट ऑब्वियस वो क्या होगा, वैलिड होगा, क्योंकि बिल ड्रॉवर के पास होता है तो वो किसी को भी असाइन कर सकता है, किसी को भी पास ऑन कर सकता है, चाहे वो बैंक से डिस्काउंट कराए, चाहे वो इंडोर्स करे। क्लियर? तो आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वैलिड। ठीक है, बट अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि यहाँ लिखा है इनवैलिड, होना क्या चाहिए था, वैलिड। नेक्स्ट, इन केस ऑफ इंडोर्समेंट ऑफ अ बिल, इंडोर्सर डेबिट्स इंडोर्सी एंड क्रेडिट्स बीआर अकाउंट। अब देखो यहाँ पे बात कर रहा है इंडोर्सर की। इंडोर्सर कौन हो गया, ड्रॉवर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ड्रॉवर क्या करता है, अपनी बुक्स में जब उसको बिल मिलता है तो वो एंट्री करता है बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉवी, यही करता है। बट जब वो बिल इंडोर्स करेगा तो बट ऑब्वियस उसकी बुक्स में जो क्रेडिटर थे वो उनको कम करेगा, दैट इज इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू, ये बिल वो उसको ट्रांसफर कर देगा टू बिल्स रिसीवेबल। तो देखो क्वेश्चन में भी हमसे ये पूछा था कि क्या वो इंडोर्सी को डेबिट करेगा और बीआर अकाउंट को क्रेडिट करेगा, आंसर क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट, इंडोर्सर और ड्रॉवर क्रेडिट्स इंडोर्सी व्हेन द पेमेंट इज रिसीव्ड। इंडोर्सर और ड्रॉवर क्रेडिट्स इंडोर्सी व्हेन द पेमेंट इज रिसीव्ड, कभी भी नहीं, क्योंकि वो किसको क्रेडिट करेंगे, देख लो एंट्री देखो,
जब उनके पास बिल आया था तो उन्होंने एंट्री की थी बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉवी, और जब इस बिल का पैसा उनको मिलता है तो वो एंट्री क्या करते हैं, कैश टू बिल्स रिसीवेबल। क्लियर? तो यहां बोला है कि क्या वो क्रेडिट करेंगे इंडोर्सी को, कभी भी नहीं, वो कभी भी इंडोर्सी को क्रेडिट नहीं करते बल्कि बिल रिसीवेबल को करते। तो आंसर क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट, व्हेन अ बिल इज रिटायर्ड अंडर रिबेट द होल्डर ऑफ अ बिल डेबिट्स बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अगेन देखो कह रहा है कि जब बिल रिटायर होगा, रिटायर मतलब जब बिफोर ड्यू डेट पेमेंट होती है, तो जो रिबेट अंडर रिबेट, तो जो होल्डर है बिल का होल्डर कौन होगा, बेसिकली हम मान लेते हैं कि ड्रॉवर होगा। तो क्या वो अपनी बुक्स में बिल्स रिसीवेबल को डेबिट करेगा, नहीं, बिल्स को उसने डेबिट कब किया होगा, जब उसको बिल मिला होगा तब उसने डेबिट किया होगा। आज जब उसको पेमेंट मिल रहा है तो वो एंट्री क्या करता है, कैश और बैंक टू बिल रिसीवेबल, ये एंट्री करता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या बिल रिसीवेबल को वो डेबिट करेगा, नहीं, वो उसको क्या करेगा, क्रेडिट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फॉल्स। क्लियर? अब देखो लास्ट हमारे पास इसका डिस्कशन बचा है मैच द फॉलोइंग का, बाकी सब पे हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। सबसे पहला है ग्रेस डेज। तो ग्रेस डेज हमेशा कितने दिन का होता है, 3 दिन का। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3। अकोमोडेशन बिल्स की बात करें तो हमें पता है कि व्हाट इज अकोमोडेशन बिल्स, जहां पे बेसिकली हमारा पर्पस ट्रेडिंग का नहीं होता, गुड्स खरीद के बेचने का नहीं होता, गुड्स परचेज सेल का नहीं होता, बल्कि हमें उसमें फंड की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्स ड्रॉ करते हैं। तो इस बिल को हम काइट बिल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट, प्रोमिसरी नोट। अगर प्रोमिसरी नोट की बात करें तो देख लेते हैं, ऑनर बिफोर ड्यू डेट, इंक्लूड्स इंटरेस्ट, अनकंडीशनल, टू पार्टीज, लॉस ऑफ इंटरेस्ट फॉर ड्रॉवर। अगर प्रोमिसरी नोट की बात करें तो इसमें सिर्फ कितनी पार्टी होती है, 2 पार्टी, बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टी होती है, 3 पार्टी। कौन कौन सी, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पेई। नेक्स्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था अभी, अनकंडीशनल होता है, उसमें आप कोई कंडीशन नहीं रख सकते पेमेंट के लिए। नेक्स्ट, रिबेट ऑफ अ बिल। अगर हम बात करें रिबेट ऑफ बिल की तो बेसिकली रिबेट ऑफ अ बिल, रिबेट कब मिलता है, जब बिफोर ड्यू डेट पेमेंट होता है, तो वो ड्रॉई के लिए फायदा होता है, बट ड्रॉवर के लिए क्या होता है, लॉस। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ई, दैट इज लॉस ऑफ इंटरेस्ट फॉर ड्रॉवर। नेक्स्ट, रिटायरमेंट क्या होता है, हम सबको पता है कि ऑनर बिफोर ड्यू डेट। लास्ट, रेन्यूअल ऑफ अ बिल। अगर बिल का रेन्यूअल करा रहे, इसका मतलब आप ड्यू डेट के बाद पेमेंट कर रहे हो, तो वहां पे आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, दैट इज इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट। नेक्स्ट, डिसऑनर ऑफ अ बिल। डिसऑनर ऑफ अ बिल मतलब क्या, सिंपली कि जिस दिन ड्यू डेट आई उस दिन क्योंकि ड्रॉय के पास पैसा नहीं था तो बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा, दैट इज पैसे नहीं मिलेंगे। तो उस केस में देखो हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें जी वाला ऑप्शन देखेंगे तो ड्रॉवर की बुक्स में एंट्री देखो वो क्या करता है, जब उसको बिल मिलता है ना तो वो एंट्री करता है बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई, ठीक। और जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो जस्ट इसकी रिवर्स एंट्री वो बुक्स में करता है, दैट इज ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, यही करता है डिसऑनर के टाइम। तो देखो यहाँ ऑप्शन दिया ड्रॉवर डेबिट्स ड्रॉई अकाउंट, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जी। क्लियर? नेक्स्ट, बिल सेंट टू बैंक कलेक्शन। अगर बिल भेजा जा रहा है बैंक में कलेक्शन के लिए तो उसकी एंट्री कौन करता है, ड्रॉवर। क्या उसकी एंट्री ड्रॉवी की बुक्स में होती है, नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ड्रॉई हैज नो एंट्री। नेक्स्ट, रिटायरिंग अ बिल। पता है रिटायरमेंट मतलब जहां बिफोर ड्यू डेट पेमेंट होता है, तो बिफोर ड्यू डेट जब पेमेंट होता है तो जो होल्डर है दैट इज ड्रॉवर है, जो ड्रॉवर है वो अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, अभी हमने ऊपर भी बताया था कि भाई उसको पैसे मिल गए, दैट इज कैश बैंक टू बिल्स रिसीवेबल, वो ये एंट्री करता है। तो देखो ऑप्शन दिया हुआ है होल्डर क्रेडिट्स बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। नेक्स्ट, प्रोमिसरी नोट। अब देखो जो जो ऑप्शन हो गया एक बार हम लोग उसको कट कर देते हैं कि हमने पहला वाला ऑप्शन यूज कर लिया है, जी वाला ऑप्शन यूज कर लिया था एंड बी वाला ऑप्शन यूज कर लिया है। अब देखो बोला है प्रोमिसरी नोट, ड्रॉर तो होगा नहीं, इंडोर्सर भी नहीं होगा, कंक्लूसिव प्रूफ भी नहीं होगा, फॉरेन ट्रेड भी नहीं होगा। हमारे पास ऑप्शन क्या बचा है, सिर्फ इंडियन करेंसी,
है ना। अगर प्रॉमिसरी नोट के लिए देखें तो बेसिकली जो वहाँ पे पेमेंट करने के लिए प्रॉमिस करते हो, बट ऑब्वियस वो किस करेंसी में होता है, इंडियन करेंसी में। नेक्स्ट, मेकर ऑफ अ बिल कौन होता है, ड्रॉवर। पर्सन इंडोर्सेस अ बिल, जो पर्सन इंडोर्स करता है उसको इंडोर्सर बोलते हैं और जिसको करता है वो होता है इंडोर्सी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, कंक्लूसिव प्रूफ है। एंड फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए हमें कैसा, फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज किसके लिए चाहिए होता है, फॉरेन ट्रेड के लिए। ये भी अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फॉरेन ट्रेड। तो यहाँ जो एक अलग था वो याद रखना कि प्रॉमिसरी नोट के लिए क्या यूज़ किया, इंडियन करेंसी। और यही होता ही है कि प्रॉमिसरी नोट की अगर बात करें तो वहाँ पे जब हम प्रॉमिस करते हैं पे करने के लिए तो वो किस करेंसी में होता है, इंडियन करेंसी में। क्लियर। तो देखो यहाँ जितने भी क्वेश्चंस हमारे रिलेटेड थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज से वो हमने पूरे क्लियर कर लिए, चाहे वो एमसीक्यूज हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, ट्रू फॉल्स हो या मैच द फॉलोइंग हो। अब ये सारे ही क्वेश्चंस तुम लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है और जो तुम लोग का मॉक टेस्ट पेपर भी अभी कंडक्ट किया जा रहा है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस तुम लोग को यहीं से मिल जाएंगे। तो अगर आज के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डील करेंगे कंसाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट में जॉइंट वेंचर। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।